जो भी बच्चे का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है उसके लिए वीडियो रामबाण हो सकता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिए, कान में लीड लगा लीजिए और मेरे बात को अच्छे से ध्यान दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली जगह दिया हुआ है और बोल रहा है को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। खाली जगह देके और बोल दिया है को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। और आंसर नंबर दिया हुआ है ए सब्जियां, फूल और फल उगाने का, बी में है मछली प्रजनन का, सी में है रेशम का कीट पालन करने और डी में है अंगूर की खेती। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, अंगूर की खेती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है सेरीकल्चर से संबंधित है। सेरीकल्चर से संबंधित है। आंसर दिया हुआ है ए में मधुमक्खी पालन, बी में है फल संवर्धन, जूट उत्पादन और डी में दिया हुआ है रेशम कीट पालन। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, रेशम कीट पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विटिकल्चर को संदर्भित करता है। विटिकल्चर को संदर्भित करता है तो इसका आंसर नंबर देख लेते हैं। ए में है सब्जी उत्पादन, बी में है अंगूर की खेती, 3 में है रेशम की कीट वाणिज्य पालन और डी में है मछली पालन प्रजनन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, अंगूर की खेती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मधु के लिए मधुमक्खियाँ और छत्तों का पालन और रख रखाव, बीच में खाली जगह दे दिया कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। मधु के लिए मधुमक्खियाँ और छत्तों का पालन और रख रखाव और खाली जगह दिया हुआ है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को कहा जाता है। रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के पालन को कहा जाता है। ए में दिया है फ्लोरिकल्चर, बी में दिया है सेरीकल्चर, सी में दिया है हॉर्टिकल्चर या डी में दिया है एपीकल्चर। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन को फिर से एक मरतबा सुन लीजिएगा। पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? ए में दिया है लाइकेनोलॉजी, बी में है फिनोलॉजी, सी में है सिंथोरोलॉजी और डी में है पोमोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिनोलॉजी। आंसर क्या होगा? फिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ए में दिया है पेलियोबॉटनी, बी में दिया है एनाटॉमी और सी में दिया है साइटोलॉजी, डी में दिया है पेलिनोलॉजी। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, एनाटॉमी। एनाटॉमी। आपको जो भी आंसर पता है उसको कमेंट में कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको लाइटली ना ले, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। 30 के 30 क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए में दिया हुआ ब्रायोफाइटा विज्ञान, बी में दिया हुआ जंतु विज्ञान, सी में दिया हुआ वनस्पति विज्ञान और डी में दिया हुआ है जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वनस्पति विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? ए में दिया हुआ है मायोकोलॉजी, बी में दिया हुआ है एंटोमोलॉजी, सी में दिया हुआ है इथोलॉजी और डी में दिया हुआ आर्नियोथोलॉजी। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? आप क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। ए नंबर कह रहा है मछली के अध्ययन से, बी कह रहा है सरीसृपों और उभयचरियों के अध्ययन से,
और सी कह रहा है कीटों के अध्ययन से, डी कह रहा है पक्षियों के अध्ययन से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पक्षियों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ए में दिया हुआ है खनिज यौगिक, बी में दिया हुआ है खनिज मिश्रण, सी में दिया हुआ है प्राकृतिक तत्व, या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, प्राकृतिक तत्व। सी हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में जो भी आपको पता होगा उसको देते रहिए कमेंट में। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, चक्रण से। किससे हो जाएगा, चक्रण से। क्वेश्चन नंबर 3 का पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा। बोल रहा है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। 1 में दिया हुआ है रदरफोर्ड, बी में दिया हुआ है जॉन डाल्टन, सी में दिया हुआ है जे थॉमसन और डी में दिया हुआ है नील बोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन डाल्टन। और कब दिया था ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो 1803 ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर दिया हुआ है ए, नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, बी में दिया हुआ है अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, सी में दिया हुआ है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया और डी में दिया हुआ है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलय में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है, क्योंकि। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलय में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है, क्योंकि। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा तांबा चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से उपचयित हो जाता है। तांबा जो है चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से उपचयित हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। निम्न में से किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है। तो इसका ए नंबर हो जाएगा आंसर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है। फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन को पीछे सुन लीजिएगा। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा क्रोमियम को। क्रोमियम को आंसर नंबर बी, क्रोमियम को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है, क्या होता है। तो आयरन होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है या पारा होता है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा पारा होता है, पारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट के तरह उपयोग होता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है वो कौन सी है। इसमें दिया हुआ है आंसर पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या कैल्शियम फॉस्फेट। आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताते चलिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ऊर्जा का। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 2 स्तंभों को मिलान करें। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी अभी पीछे करा दिया हूँ और आगे करा रहा हूँ ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको ना वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको मिलान कीजिए। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा
आई थिंक सी, हाँ सी ही होगा, इसका आंसर नंबर सी होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मिला लीजिएगा, इसका आंसर नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही कथन की पहचान कीजिए। तो क्या है, ए में जूल की शक्ति का मात्रक होता है, जूल शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन शक्ति का मात्रक होता है। 3 नंबर में है सी में न्यूटन बल का मात्रक होता है, या डी में है जूल बल का मात्रक होता है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, न्यूटन बल का मात्रक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सही कथन का पहचान कीजिए। इसमें भी जूल शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, जूल बल का मात्रक होता है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप नॉर्मल इसको नहीं लीजिएगा बिल्कुल भी। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन जो है बल का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। कह रहा है स्तंभों का मिलान कीजिए। इसमें दिया हुआ है स्तंभों का मिलान कीजिए। वीडियो को रोककर और इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार, और इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, फर्स्ट वाला जो है आंसर हो जाएगा 1 का ए, ठीक है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक, और खाली जगह दिया हुआ और है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है। ए में दिया हुआ वेबर, बी में दिया हुआ गाउस, सी में दिया हुआ ऑस्ट्रेड और डी में दिया हुआ कैंडेला। तो इसका आपको पता ही होगा, सी होगा ऑस्ट्रेड। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है एक गैर एसआई यानी नॉन एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर आपको पता होगा तो दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा ज्योतिर्मयता, ज्योतिर्मयता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर में बोल रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में पाया जाता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा चुंबकीय अभिवाह घनत्व, चुंबकीय अभिवाह घनत्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ऊर्जा की इकाई क्या है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है, आपको पता ही होगा, इसका जूल होगा, सी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने का इकाई क्या है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम, जो कि डी में दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हर किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से देख लिए होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। इसके लिए गुड लक आपको सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।